आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं। इससे पहले का 1-2 का वीडियो बनी चुका है। चैप्टर 3 में हम लोग को पढ़ना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? डिटेल स्टडी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिटेल स्टडी करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है ये पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, वैसे ट्रेडिंग कंपनी में नहीं आता है। पीएल अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो आता है और फंड फ्लो आता है। ये 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी होगा, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो कैश फ्लो और फंड फ्लो, तो बाद का है। अभी जो हम लोग मेजर पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिटेल में स्टडी करना है, तब उसी को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। डिटेल स्टडी करके क्या पता चलेगा? डिटेल स्टडी करके पहला हमको ये पता चलेगा कि मेरे बिजनेस का रियल परफॉर्मेंस क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। ऊपर हमको नहीं देखना है, हवाई फायरिंग नहीं करना है, हम लोग को उसके डेप्थ में जाना है और डेप्थ में जाकर रियल पोजीशन को जानना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर डिसीजन आप ले सकते हैं इसके थ्रू। तो एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल स्टडी, डिटेल में जाके चेक करना। एक डॉक्टर क्या करता है? एनालिसिस ही करता है, किसी ह्यूमन बॉडी का एनालिसिस करता है, डिटेल स्टडी करता है, और तब वो किसी बीमारी का पता कर पाता है कि इसको रियल में ये प्रॉब्लम है। और जो डॉक्टर एनालिसिस नहीं करते हैं, बस ऊपर से देखे, शरीर टच करके बता देता है कि उसको क्या है, या ऊपर से देख के बता देता है उसको क्या है, वो सारे डॉक्टर फर्जी हैं। उनका डिसीजन कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर से तो देख के बता ही नहीं सकता कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉब्लम को जब तक हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, जब तक डिटेल में नहीं जाएंगे, तब तक हम उसके बारे में रियल जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन का अगर हम एनालिसिस करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, तो डिटेल में जब हम जाते हैं तो रियल फाइनेंशियल पोजीशन अपने बिजनेस का हमको पता चलता है कि रियल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो हम लोग लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग, और लिखते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्यों हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग लिख रहे, बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस financial statement analysis comprise all the technique employed by users of financial statement to show important relation relationship in the financial statement। वित्तीय विवरण विश्लेषण में, हिंदी में लिखा है वित्तीय विवरण विश्लेषण में उन सभी तकनीकों को शामिल किया जाता है सभी तकनीकों को शामिल किया जाता है जो इन विवरणों के प्रयोगकर्ताओं द्वारा वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण संबंध दिखाने के लिए प्रयोग की जाती है।
इसको समझिए क्या बोलता है, वो सारे टेक्निक, ये तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, वो सारे टेक्निक दिखाए जाते हैं, ऑल टेक्निक। कौन कौन सा टेक्निक होता है, तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक अभी पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे टेक्निक है जो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। यानी एनालिसिस करने के लिए, डिटेल में चेक करने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा औजार है, कौन कौन से टेक्निक है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेक्निक है जिससे हम किसी है ना बिज़नेस का पूरा डिटेल स्टडी कर सकते हैं। डिटेल स्टडी करने के लिए जो यूज़र्स होते हैं, जो उसके है ना अप्लीकेबल्स होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, जो प्रयोगकर्ता होते हैं, वो उसको कैसे यूज़ करेंगे और कैसे उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान पाएंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो लिखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, क्यों एनालिसिस करते हैं, फिर हम आपको बता रहे हैं डिटेल चेक करने के लिए। और जब तक आप डिटेल चेक नहीं करेंगे, दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक बिना डिटेल चेक किए सॉल्यूशन जो छोटे डॉक्टर करवाते हैं, बिना टेस्ट कराए रिपोर्ट जब दवा दे दिए, और एक होता है जो बड़े डॉक्टर करवाते हैं, पहले टेस्टिंग करवाएंगे उसके बाद दवा देंगे। जो बेस्ट होता है वो बड़े डॉक्टर वाला होता है, खर्च ज़्यादा होता है, समय ज़्यादा लगता है, लेकिन परफेक्ट इलाज हो जाता है, और छोटे डॉक्टर वाले में परफेक्ट इलाज नहीं होता है। बात समझ गए। तो इसीलिए यहाँ भी उसी तरह से अगर आप अपने बिज़नेस का अच्छा यूज़ करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस का डिटेल स्टडी करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य, पहला उद्देश्य होगा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता का निर्धारण, नंबर 2 डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजरियल इफिशिएंसी, प्रबंधकीय कार्यकुशलता का निर्धारण, नॉलेज ऑफ सॉल्वेंसी, मेकिंग फोरकास्टिंग, एंड प्रिपेयरिंग बजट, फर्मों की तुलना, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल वीकनेस, ये सारे ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के।
तो एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, क्यों हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्यों कर रहे हैं, क्यों हम रेशियो एनालिसिस करेंगे, क्यों हम कैश फ्लो बनाएंगे, क्यों हम फंड फ्लो बनाएंगे, क्यों हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, क्यों हम कॉम्परेटिव जितने स्टेटमेंट है क्यों बनाएंगे, क्या फ़ायदा है बनाने का। अच्छा डॉक्टर बताइए क्यों चेक करता है। इतने देखिएगा अब हम लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत सारा लिख देता है कि एक्सरे कराओ, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ। डॉक्टर सारा इतना सारा चेकअप क्यों करता है, क्यों रिपोर्ट लाता है बताइए। पैसा कमाने के लिए। हम लोग को लगता है कि पैसा कमाने का साधन है डॉक्टर का, ऐसा नहीं है। डॉक्टर ये काम पैसा कमाने के लिए नहीं करता है। तो सारा रिपोर्ट क्यों भेजता है कि ये जांच कराइए, वो जांच कराइए, यही काम करने के लिए। उसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कुछ ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप डिटेल में जाएंगे, डिटेल जाके चेक करेंगे अपने बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। यानी डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा सकता है, उसको आप तय कर पाओगे। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में डिटेल में चेक कर रहे हो तो आप ये तय कर पाओगे कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाने की क्षमता रखता है, कितना प्रॉफिट कमा सकता है, इसको आप डिटरमाइन कर पाओगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी का डिटर्मिनेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी, आपके मैनेजर में कितनी क्षमता है बिजनेस को चलाने की, उसको तय करने के लिए भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका मैनेजर कितना कैपेबल है, कितना योग्य है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो अगर मैनेजरियल एफिशिएंसी चेक करना है कि मैनेजमेंट का क्या ताकत है, क्या पावर है किसी बिजनेस को चलाने में, वो आप कहाँ से तय कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से। सोचिए कि एक ऐसा कंपनी है, या हो सकता है मेरा 2 ब्रांच हो, एक मैनेजर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा मैनेजर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कैसे तय होगा कि कौन मैनेजर कितना अच्छा काम कर रहा है, कि उसको प्रमोशन का ज़रूरत है। ये कैसे तय करेंगे, जब हम एनालिसिस करेंगे। अच्छा क्या लगता है, एक मैनेजर है जो 5 लाख कमा के देता है और दूसरा मैनेजर 3 लाख कमा के देता है, किसको शाबाशी मिलना चाहिए, किसको रिवार्ड मिलना चाहिए, 5 लाख वाले को या 3 लाख वाले को। आप लोग का जवाब शायद 5 लाख होगा, जबकि मेरा जवाब नहीं। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं तो कभी भी याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम आपको बार बार बता रहे हैं, ऊपर से देख के बात नहीं करता, डिटेल में जाके चेक करता है। क्या ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता है कि जहाँ पे 5 लाख वाला मैनेजर सेल कर रहा है वो शहरी क्षेत्र हो, वहाँ पे सेल करना आसान हो, और जो मेरा 3 लाख वाला सेल कर रहा है वहाँ पे सेल करना सबसे टफ था। वहाँ हम उम्मीद लगा रखे थे कि 2 लाख रुपए तक का भी सेल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और वहाँ मैनेजर जहाँ 2 लाख रुपए तक का सेल का हम उम्मीद रखे थे, मेरा मैनेजर 3 लाख का सेल कर दिया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब बताइए अब कौन बेस्ट होगा, 5 लाख वाला या 3 लाख वाला। फिर आपका विचार बदल जाएगा, बोलेगा 3 लाख वाला। तो याद रखना है, डिटेल स्टडी जब तक नहीं करेंगे हम कैसे बोल देंगे ऐसा हवा हवाई पाई। जहाँ 5 लाख कोई कमा के दिया, हमको उम्मीद था कि वहाँ 8 लाख कमा के देगा। हाँ, यहाँ मार्केट सिचुएशन अच्छा है, तो सिचुएशन अगर फेवरेबल है, उसके पक्ष में है, जो वो चाह रहा वैसा हो रहा है, तो सेल उसका बढ़ सकता है। लेकिन जो इन्वर्स सिचुएशन में कर दे, जो उल्टे सिचुएशन में, खतरनाक सिचुएशन में भी वो काम करके आ जाए, बात समझ में आया, वो बेस्ट होता है। इसलिए डिटेल स्टडी बहुत जरूरी है। आप लोग मैच भी देखते होंगे, कभी कभी होता है कि 3 बॉल में 16 रन मारना था, कोई बंदा मार दिया तो मैन ऑफ द मैच उसको मिल जाता है। हाँ या नहीं, लास्ट विकेट था, 3 बॉल में 16 रन मार के आ गया, और उससे पहले सेंचुरी मारा एक खिलाड़ी, उसको कुछ पूछा नहीं जाता है। क्यों, किस 16 रन वाले को मिल गया, 100 रन वाले को नहीं मिला? क्योंकि याद रखना वहाँ पे क्या हुआ है, एनालिसिस हुआ है या मार्क्स देखा गया ऊपर से। अगर हल्के में देखा जाता तो 100 रन वाले को ही मिलता, लेकिन नहीं, देखा गया है कि इन्वर्स सिचुएशन में, एकदम ख़राब सिचुएशन में भी ये मैच को पलट दिया। जहाँ लग रहा था कि मैच हार जाएगा, ये बंदा आया और मैच को अचानक पलट दिया, तो इसका परफॉर्मेंस उससे बेटर है। बात समझ गए? तो एनालिसिस में डिटेल चेक किया जाता है, तब कुछ बोला जाता है। इसलिए कभी भी एनालिसिस करने वाले पहले बोलते नहीं, पहले डिटेल चेक करते हैं कि रियल में फैक्ट है क्या। अगर प्रॉब्लम है, ख़राब सिचुएशन है, उसमें भी मेरा बिजनेस परफॉर्म कर दिया, तो इसका मतलब मेरे मैनेजर में दम है, उसकी इफिशिएंसी पता चल जाएगी कि मेरे मैनेजर में पावर है कि सिचुएशन ख़राब होते हुए भी मेरे बिजनेस को आगे लेके चला गया। तो ये पता चलता है मैनेजरियल इफिशिएंसी से। कोई दिक्कत है कि मेरे मैनेजर में काम करने की क्या क्षमता है, तो हम लोग वो भी चेक करेंगे कि मेरा मैनेजर कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितने अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ये हम लोग चेक करते हैं मैनेजरियल इफिशिएंसी के अंदर। कोई दिक्कत है? एक एक चीज़ को चेक करना होगा कि मेरा मैनेजर कितना कर सकता है, कितना उसको उससे होना चाहिए था। उसके नीचे क्या है, नॉलेज ऑफ सॉल्वेंसी, मेरे बिजनेस का सॉल्वेंसी पावर क्या है। सॉल्वेंसी पावर का मतलब होता है कि आपके बिजनेस के पास ये कैपेसिटी है कि वो अपने लोन का पेमेंट कर सकता है। अगर हम 50,000 रुपये लोन लिए तो 50,000 पेमेंट करने का ताकत होना चाहिए ना। अगर 50,000 का पेमेंट हम एट ए टाइम कभी भी कर सकते हैं,
तो ये माना जाएगा कि मेरा सॉल्वेंसी, शोधन क्षमता, ठीक है। शोधन क्षमता का मतलब है लोन को पेमेंट करने का कैपेसिटी, कैपेसिटी टू पे योर डेप्ट। अगर आप लोन को पेमेंट करने का कैपेसिटी रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंसी, शोधन क्षमता। कोई दिक्कत है? और उसके नीचे क्या है? मेकिंग फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट। अगर आप एनालिसिस करोगे तो फोरकास्ट कर पाओगे, भविष्य के बारे में सोच पाओगे, बता पाओगे। कब कौन बता पाएगा भविष्य के बारे में? जो डिटेल में चेक करेगा या बिना डिटेल चेक किए? बिना डिटेल चेक किए आप अपने भविष्य के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन अगर डेप्थ में चेक करेंगे कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेसिटी है, या हमारे बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेसिटी है, हम क्या कर सकते हैं, तो आप फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं? बजट बना सकते हैं। अगर आप डिटेल में जा रहे हैं, डिटेल चेक करें, एनालिसिस करें, तो आप बजट भी बना सकते हैं आसानी से। इंटरफर्म कंपेरिजन, अगर दो बिजनेस का आपस में कंपेरिजन करना हो, तुलना करना हो, तो उसके लिए भी हमको क्या करना होता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना होता है, ताकि हम तुलना कर सकते हैं दो बिजनेस का आपस में, दो फर्म का आपस में। और लास्ट है नॉलेज ऑफ फिनेंशियल वीकनेस। आपकी कंपनी कितनी वीक हो गई, फिनेंशियल वीकनेस समझते हो? पैसे की कमजोरी, कंपनी के पास पैसा है, नहीं है, पैसे का शॉर्टेज है या पैसे का सरप्लस है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप उसका डिटेल स्टडी करेंगे। जब तक डिटेल स्टडी नहीं करेंगे आपको फिनेंशियल वीकनेस पता नहीं चलेगा। कोई दिक्कत है? तो फिनेंशियल वीकनेस तब पता चलेगा जब उसका क्या करेंगे आप? डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल में चेक करेंगे, तो फिनेंशियल वीकनेस आपको पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस में फिनेंशियल वीकनेस क्या है, कितना कमी है पैसे का। अगर पैसे का कमी है तो कहाँ से कमी पूरा करेंगे? नया शेयर बेच के लाएंगे, कहीं से लोन लेके लाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, ये आपको पता चलेगा अगर आप एनालिसिस करेंगे तो जब हम फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे तो ये सारे जवाब हमें मिल जाएंगे, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस है। इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का? नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वित्तीय विवरण विश्लेषण की आवश्यकता। पहला नीड लिखिए, शेयर कैपिटल एनालिसिस। अगर शेयर कैपिटल का एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना होगा। अंश पूंजी विश्लेषण, डेप्ट एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस, डिविडेंड डिसीजन, बिजनेस ऑपरेशन एनालिसिस, संचालन विश्लेषण। और हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस।
पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। ए में लिखना है आपको एक्सटर्नल एनालिसिस। on the basis of objective, उद्देश्य के आधार पर। लॉन्ग टर्म एनालिसिस एंड शॉर्ट टर्म एनालिसिस। On the basis of procedure, ये टाइप्स ऑफ एनालिसिस कितने तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला है, ये तो टाइप समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको यूज़ करेंगे। पहला होता है एक्सटर्नल एनालिसिस, जहाँ हम बाहर का एनालिसिस करते हैं। दूसरा इंटरनल एनालिसिस, जहाँ अंदर का एनालिसिस करते हैं। नहीं, किसी कंपनी के इंटरनल मैटर को अगर एनालिसिस करेंगे तो इंटरनल एनालिसिस के अंदर आएगा। और एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, बाहर के मैटर को एनालिसिस करना। बाहर के मैटर में इन्वायरमेंट आ जाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट। बताइए इंटरनल पार्ट है या एक्सटर्नल पार्ट है? बिजनेस के इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में स्टडी करना कि भाई अगर जीएसटी सरकार ला दी तो मेरे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक्सटर्नल मैटर है या इंटरनल मैटर है? जीएसटी एक्सटर्नल मैटर है, लेकिन हमारा सेल कैसे डाउन हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन कैसे ठीक होगा, ये मेरा कौन सा मैटर है? इंटरनल। तो दोनों एनालिसिस होता है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस है। ये तीन तरह के बेस पर एनालिसिस का टाइप्स डिस्क्राइब किया हुआ है। और इसके आगे हम लोग लिखेंगे, इसको लिख लीजिए।